हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। आज जो हमारी क्लास हो रही है वो रीड का एक चैप्टर है रीमीडियल टीचिंग, उसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। हमने इससे पहले 2 पार्ट कर लिए, तो देखिए स्क्रीन के ऊपर थर्ड पार्ट ही लिखा हुआ है। हम इसको पूर्ण करते हैं, मतलब इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है 6 नंबर का पॉइंट 6 नंबर तक हमने पढ़ लिया था। अब हम 7th नंबर का पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि लिखा हुआ है फॉर्म्यूलेटिंग ऑफ टीचिंग प्लान। मतलब एक टीचर को टीचिंग प्लान बनाना है कि एक बंदा किस तरीके से प्लान कर सकता है। सपोज दैट वी आर ऑल द टीचर्स, वो सपोज भी क्या करना है, हम तो टीचर बनने वाले ही हैं और बनेंगे ही, और अब की बार बन ही जाएंगे। तो जो टीचिंग प्लान्स है ना वो कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सके पढ़ाने के लिए, तो वो वाली बात ही यहाँ पर हो रही है। तो इस पैराग्राफ को समझते हैं कि फॉर्म्यूलेटिंग टीचिंग प्लान्स, कि टीचिंग प्लान्स बनाने के लिए टीचर्स आर एडवाइज, टीचर्स को एडवाइज किया जाता है। टीचिंग प्लान बनाने के लिए, टीचिंग्स की योजना बनाने के लिए टीचर को एडवाइज किया जाता है कि टू टेक द फॉलोइंग 2 एस्पेक्ट्स, वो 2 एस्पेक्ट्स को फॉलो करे, 2 मेन पॉइंट्स को फॉलो करे। अब वो 2 कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको एक टीचर को फॉलो करना चाहिए, वो है तो प्रैक्टिकल टीचिंग ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब यह है कि ऑन द वन हैंड, पहले हैंड पे बात की जाए या पहले पक्ष की बात की जाए तो टीचर्स शुड फॉर्मुलेट, टीचर को फॉर्मुलेट करना चाहिए, टीचर को बनाना चाहिए प्रैक्टिकल टीचिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब टीचर अगर पढ़ाने जा रहा है तो उसको इस तरीके का मैटर पढ़ाना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल कुछ करवा सके। प्रैक्टिकल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का उसे यूज करना है, और ऑब्जेक्ट का मतलब आप जानते हैं उद्देश्य होता है, एम होता है। तो यहां पर टीचिंग ऑब्जेक्टिव से मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वो ले, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वो पढ़ाए जिनका वो प्रैक्टिकल करवा सके। सीधी सीधी सी बात है कि अगर बच्चा रिमीडियल टीचिंग सर करवा रहे हैं, दोबारा किसी बच्चे को उसकी कमियों को जानकर उसको कुछ समझा रहे हैं, तो वो उस मैटर को समझाने के लिए एज पॉसिबल एज टीचिंग ऑब्जेक्टिव लेंगे। मतलब उस ऑब्जेक्टिव को लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को लेंगे जो वहां उपस्थित होगा। इस तरीके की टीचिंग उनको फॉर्मुलेट करनी चाहिए। या फिर ऑन द सेकेंड हैंड या ऑन द अदर हैंड, दूसरी पक्ष की बात की जाए तो टीचर शुड डिसाइड, टीचर को डिसाइड करना चाहिए कि वेदर द लर्निंग आइटम शुड बी टॉट, कि कौन सा आइटम शुड बी टॉट, उनको पढ़ाना चाहिए इन डिटेल, कि कौन सा आइटम उनको डिटेल में पढ़ाना चाहिए या इन ब्रीफ या छोटा पढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब कि जिस पॉइंट को वो पढ़ाने जा रहे हैं, जिस मैटर को वो पढ़ाने जा रहे हैं, उस मैटर के लिए टीचर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस मैटर को डिटेल में पढ़ाऊं या मैं ब्रीफ में पढ़ाऊं। वो टीचर को डिसाइड करना पड़ेगा। टीचर शुड डिसाइड, टीचर को डिसाइड करना चाहिए वेदर द लर्निंग आइटम, कि जो लर्निंग आइटम वो पढ़ाने जा रहा है, जो लर्निंग मैटर वो पढ़ाने जा रहा है, जो लर्निंग चैप्टर वो पढ़ाने जा रहा है, जो टीचिंग करवाने जा रहा है, वो वाला चैप्टर, वो वाला मैटर, वो वाला आइटम वो डिटेल में पढ़ाए या फिर वो ब्रीफ में पढ़ाए। डिपेंड ऑन द टीचर, है ना, टीचर के अकॉर्डिंग ये हमें पता चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हमें बताया जाता है इस वाले पॉइंट में कि टीचर शुड सेट डाउन, टीचर को सेट डाउन करना चाहिए। सेट डाउन का मतलब उसको बनाना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए द मेन पॉइंट्स फॉर रिमीडियल टीचिंग एंड मेक एडजस्टमेंट प्रॉम्प्टली अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अनुसार, कि स्टूडेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जिस स्टूडेंट को आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप रिमीडियल टीचिंग करवा रहे हैं, तो जिस स्टूडेंट को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना चाहिए। टीचर शुड सेट डाउन, टीचर को सेट डाउन करना चाहिए, टीचर को डिसाइड करना चाहिए, टीचर को बनाना चाहिए। सेट डाउन द मेन पॉइंट्स, उन्हीं मेन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए रिमीडियल टीचिंग के लिए, एंड मेक एडजस्टमेंट, और उसको एडजस्टमेंट करना चाहिए, उसको समायोजित करना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट किस तरीके से परफॉर्म करेगा उस स्टूडेंट को देखते हुए, सामने वाला स्टूडेंट अगर उसको कोई प्रॉब्लम है हल्की फुल्की तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना चाहिए। अगर सामने वाले स्टूडेंट को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। और सामने वाला बच्चा अगर बिल्कुल ही डल है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उस समझ के अकॉर्डिंग, उस बच्चे के अकॉर्डिंग हमारे टीचर को या हमें रिमीडियल टीचर को अपने जो उद्देश्य है, अपने जो पॉइंट्स है, उनको सेट डाउन एक टीचर को करना चाहिए। फिर मतलब टीचर को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए वो वाली बात यहाँ पे हो रही है। टीचर शुड मेक ए ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ द लर्निंग एस्पेक्ट्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, की लर्निंग पॉइंट्स, एक्टिविटीज, यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कुल मिलाकर बात यही आ गई कि टीचर को क्या क्या यूज करना चाहिए। देखो, टीचर शुड मेक ए ब्रीफ रिकॉर्ड, टीचर को ब्रीफ रिकॉर्ड करना चाहिए, छोटा सा एक प्रारूप
बनाना चाहिए, प्रारूप किसका बनाना चाहिए, किसका ब्रीफ रिकॉर्ड करना चाहिए, लर्निंग एस्पेक्ट्स का। हमारा टीचर कौन से एस्पेक्ट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाएगा, वो एक टीचर को रिकॉर्ड करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, कौन से टीचिंग ऑब्जेक्टिव, कौन से टीचिंग उद्देश्यों को वो ध्यान में रखते हुए एक बच्चे को पढ़ाएगा, कौन से पढ़ाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वो बच्चों को पढ़ाएगा, कौन सी की लर्निंग पॉइंट्स का वो यूज करेगा, कौन सी एक्टिविटी का वो यूज करेगा, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, कौन कौन से एड्स का वो यूज करेगा, कौन कौन सी सहायक सामग्री है ना, टीचिंग पढ़ाने की सहायक सामग्री वो कौन सी यूज करेगा, कौन से इवैल्यूएशन से वो बच्चों को पढ़ाएगा, एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये सारी की सारी चीजें, कहने का मतलब यही है कि एक टीचर को ये ध्यान में होना चाहिए, एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से उसको पढ़ाऊँ, या किस मैटर से, किस डिजाइन से, किस फॉर्मेट से मैं बच्चे को पढ़ाऊँ। लर्निंग एस्पेक्ट मुझे ध्यान रखने हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव मुझे ध्यान रखनी है, की लर्निंग पॉइंट्स मुझे पता रखने हैं, एक्टिविटीज में क्या करूँ ये मुझे ध्यान में रखना है, कौन सी टीचिंग एड्स की मैं सहायता लूँ वो मुझे ध्यान में रखना है, इवैल्यूएशन में किस तरीके से कितना करूँ ये मुझे ध्यान रखना है। तो ये सब बातें जो हो गई है, ये इन बातों का एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ भी यही रहे हैं कि फॉर्मुलेटिंग टीचिंग मेथड्स, मतलब किस तरीके से टीचिंग को फॉर्मुलेट किया जाए। हमारा अगला पॉइंट है पोस्ट लेसन। पोस्ट लेसन का मतलब आप समझ गए, एक तो होता है प्री लेसन, एक होता है पोस्ट लेसन। जैसे जिम करते हैं जो बंदे, तो आपने सुना होगा कभी नाम प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट, मतलब जिम जाने से पहले मैं क्या खाऊं, प्री डाइट और पोस्ट डाइट। तो कहने का मतलब के बाद में, लेसन के बाद में, पढ़ाने के बाद में की बात हो रही है यहाँ पे कि पोस्ट लेसन्स रिव्यूज शुड फोकस। पोस्ट लेसन रिव्यू, आप बाद में बच्चे को क्या पढ़ाओगे ये भी आपको फोकस में रखना चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हो वो तो चलो ठीक है ही, वो तो ध्यान रखना ही, उसको प्रेजेंटेशन आपको, उसका प्रेजेंटेशन आपको बढ़िया करना है, लेकिन आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि भैया इसको पढ़ाने के बाद में मुझे पढ़ाना क्या है, इस बात पे भी आपको फोकस रखना है। ऑन द टीचिंग प्रोसेस के अंदर एंड प्यूपिल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, आपका टीचिंग प्रोसेस कैसा है, इन सब चीजों का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर हमें बताया जा रहा है विद स्पेसिफिक एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन। आपका इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, विशेष होना चाहिए, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए। इवैल्यूएशन से पता लगता है कि आप टीचर कितना पानी में है और बच्चा कितना पानी में है ना, समझ रहे होंगे आप मेरी बात। टेस्ट से, एग्जाम से, बच्चों की टेस्ट से ही पता चल जाता है कि हाँ टीचर ने इतना पढ़ाया था, इतना नहीं पढ़ाया, इतने बच्चों को समझ में आया, इतने बच्चों को समझ में नहीं आया, ऐसी कुछ बातों की बात की जाती है। हमारे पास में ये समझ में आ गया होगा, पोस्ट लेसन रिव्यूज हमने कर लिया। कुल मिलाकर सीधी सी बात यही थी इसके अंदर कि फॉर्मुलेटिंग टीचिंग प्लान, किस तरीके से टीचिंग को प्लान किया जाए, प्रैक्टिकल टीचिंग करवाई जाए, डिटेल में या ब्रीफ में करवाया जाए, ये टीचर को पता होना चाहिए। किस तरीके से हम कौन कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, टीचर को ध्यान रखना चाहिए। एस्पेक्ट का, ऑब्जेक्टिव्स का, की लर्निंग का, एक्टिविटीज़ का, टीचिंग एड्स का, इवैल्यूएशंस का, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टीचर को टीचिंग करवानी चाहिए एक रीमीडियल क्लास के अंदर। हमारा अगला पॉइंट है टीचिंग एक्टिविटीज़। किस तरह की एक्टिविटीज़ हो, किस तरीके की सहायक सामग्री का यूज हो, किस तरीके का सपोर्टिंग मटेरियल हो। कुल मिलाकर बात यह है कि हम 8वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर हम लगभग 20 पॉइंट पढ़ेंगे। तब 20 पॉइंट पढ़ते पढ़ते अपना 20 या 24 जो भी है, मुझे याद नहीं है अभी कितना है, लेकिन रीमीडियल टीचिंग अपना पूरा हो जाएगा। तो हम एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब आपको इस लाइन से समझ में आ गया होगा कि टीचर की क्या एक्टिविटी हो, टीचर कौन से एड्स का यूज करे, टीचिंग किस तरीके से अपने मटेरियल को सपोर्ट करे। तो देखो किस तरीके का मैटर हो, किस तरीके की सहायक सामग्री हो, किस तरीके की उसकी एक्टिविटी हो। तो देख लो, समझ में आ जाएगा पढ़ते ही कि टीचर्स शुड डिजाइन, टीचर को डिजाइन करना चाहिए एप्रोप्राइट लर्निंग एक्टिविटी। मतलब एक टीचर की जो एक्टिविटी होगी ना वो एप्रोप्राइट होनी चाहिए, एप्रोप्राइट टीचिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, लर्निंग एक्टिविटी होनी चाहिए। टीचर्स शुड डिजाइन, टीचर को डिजाइन करना चाहिए। टीचर को डिजाइन से मतलब कि टीचर को फोकस करना चाहिए, फोकस से मतलब कि टीचर को रिमाइंड करना चाहिए, टीचर को ध्यान होना चाहिए कि भैया जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिन विद्यार्थियों, जिन बच्चों को, जिन पीपल्स को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उनके लिए मेरी क्या लर्निंग एक्टिविटी होगी, ये एक टीचर को फोकस करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर एक्टिविटी। अगला हमारा पॉइंट है टीचर्स शुड एनकरेज, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए, पीपल्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, टीचर को एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए कि वो बच्चे पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली करें।
है ना, पैसिव नहीं एक्टिवली करे, सक्रिय होकर वो बच्चे सारे के सारे बच्चे सक्रिय होकर क्या करे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करे ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। जिस समय बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लर्निंग प्रोसेस करवाई जा रही है, जिस समय के दौरान उनको लर्निंग प्रोसेस करवाई जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लर्निंग प्रोसेस उनको करवाई जा रही है, तो टीचर को कुछ इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि बच्चा एक्टिव हो जाए, वो एनकरेज हो जाए पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिवली। टू हेल्प मास्टर द स्किल्स, हमारा मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, प्रोसेस टू हेल्प मास्टर, बच्चे अपनी स्किल्स का यूज करना सीख जाए, बच्चे अपनी स्किल्स, मास्टर स्किल्स का यूज करें एंड मेथड्स का यूज करें एंड कोलैबोरेटिंग लर्निंग। कोलैबोरेटिंग लर्निंग का मतलब होता है मेल जोल करके पढ़ाना, कुल मिलाकर यही है। कोलैबोरेट का मतलब मिलाओ जुलाओ के साथ में। ये पॉइंट आपका हो चुका है, दोबारा देख लीजिए। टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए पीपल्स को, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस के अंदर। फिर ताकि क्या होगा, हेल्प मास्टर स्किल्स, इससे बच्चे की जो स्किल्स होती है मास्टर स्किल्स, उनके अंदर उनको सहायता मिलेगी। और मेथड्स, जिन मेथड से उनको पढ़ाया जा रहा है, लर्निंग प्रोसेस करवाई जा रही है, वो कोलैबोरेट हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। हमें आगे बताया जा रहा है कि टीचर शुड एक्सरसाइज, टीचर को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करवानी चाहिए देयर डिस्क्रेशंस की। देयर डिस्क्रेशंस मतलब उनके सेंसेस की, उनकी इंद्रियों की, मतलब टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, इस तरीके का कार्य देना चाहिए, इस तरीके की एक्सरसाइज करवानी चाहिए, ताकि उन बच्चों का जो सेंस है ना, वो सेंस काम करे, वो बुद्धि उनकी, वो इंद्रियां काम करे। डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन शब्द भी आपको याद रखना है, सेंस वहां पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डिस्क्रेशन आपको मिलेगा। अच्छा वर्ड है, याद करना है इसको, ठीक है। सॉरी, वो मेरे को थोड़ा लेट बना रहा हूँ ना वीडियो, इस चक्कर से ऐसा कुछ हो रहा है। टीचर शुड एक्सरसाइज, टीचर को एक्सरसाइज करवानी चाहिए देयर डिस्क्रेशन, उनके सेंसेस की, इन द एप्रोप्राइट यूज ऑफ टीचिंग एड्स, मतलब टीचिंग एड्स का यूज करते हुए। एप्रोप्राइट टीचिंग एड्स का यूज करना चाहिए एक टीचर को, इस तरीके की टीचिंग एड्स का, इस तरीके की सहायक सामग्री का टीचर को यूज करना चाहिए, ताकि बच्चा, जो सामने वाला जिस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चा अपने सेंसेस को काम में लेने लग जाए, अपनी इंद्रियों को काम में लेने लग जाए। फिर हमें बताया जा रहा है एप्रोप्राइट टीचिंग एड्स, जो अच्छी सहायक सामग्री होती है, टीचिंग अच्छी सहायक सामग्री है, पढ़ाने के योग्य जो सहायक सामग्री है, नॉट ओनली हेल्प, न केवल मदद करती है, इनहांस पीपल्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, न केवल बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाती है। भैया टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स समझ गए आप, टीचिंग एड्स जो सहायक सामग्री है, टीचिंग सहायक सामग्री जिसको अपन बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री जो है, ऐसी शिक्षण सामग्री का एक टीचर को यूज करना चाहिए कि वो जो शिक्षक सामग्री से बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो हमें यही बताया गया है कि एक टीचर को एप्रोप्राइट टीचिंग एड्स, जो उचित टीचिंग एड्स होते हैं, वो न केवल बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, बल्कि ऑल्सो कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट का मतलब स्ट्रॉन्ग बना देते हैं द नॉलेज दे लर्न्ड, जो उन्होंने सीखा है, जिस ज्ञान को उन्होंने अपनाया है, जिस ज्ञान को उन्होंने सीखा है, याद करा है, समझा है, वो ज्ञान उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। किससे? एप्रोप्राइट टीचिंग एड से। उनका लर्निंग प्रोसेस के अंदर इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। किससे? एप्रोप्राइट टीचिंग एड से। मतलब बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ गया, बच्चे ने जो सीखा वो स्ट्रांग हो गया। किसकी वजह से? एप्रोप्राइट टीचिंग एड से। और एप्रोप्राइट टीचिंग एड्स का यूज कौन करता है? एक टीचर करता है। तो टीचर को शुड यूज एप्रोप्राइट टीचिंग एड्स, उचित टीचिंग एड्स का यूज करना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट काफी बड़ा पॉइंट है, इसमें देखते हैं टीचर को क्या क्या यूज करना चाहिए। तो देखो, कॉमन टीचिंग एड्स, जो सामान्य टीचिंग एड्स होते हैं, आर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, वो कॉन्क्रीट होते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब दिखने वाले, मूर्त जिनको बोलते हैं। जैसे मोबाइल दिखता है, जैसे लैपटॉप दिखता है, जैसे प्रोजेक्टर दिखता है, जैसे एप्पल दिखती है, कैमल का चित्र फोटो दिखा दिया, ऐसा कुछ। तो कॉमन टीचिंग एड्स आर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिगर्स मतलब आकृतियां होती है। कॉमन टीचिंग एड्स में क्या क्या आ रहे हैं? कॉमन टीचिंग एड्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ गए, फिगर्स आ गए, मॉडल्स आ गए, वर्ड कार्ड्स आ गए। वर्ड कार्ड्स का मतलब यहां पर हो गया कि आपने कोई ताश जैसा पत्तियां ली और उस पर स्पेलिंग्स मीनिंग्स लिखकर आपने बच्चों को दे दी, वो वर्ड कार्ड हो गए। नंबर कार्ड, नंबर संख्याएं दे दी। ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट हो गए, ऑडियो और विजुअल, जिसमें ऑडियो सुनाई भी दे, विजुअल दिखाई भी दे, जैसे कि अपना टीवी हो गया। ऐसी इक्विपमेंट, ऐसी सामग्रियां सच है, जैसे टेप रिकॉर्डर है ना, टेप रिकॉर्डर है, इसमें सुनाई देता है। हेडसेट है, इसमें सुनाई देता है। वायर फ्री इंडक्शन, वायर फ्री इंडक्शन का मतलब क्या? एक तरीके से लूप सिस्टम। लूप सिस्टम का मतलब क्या? वायरलेस स्पीकर। वायरलेस स्पीकर आता है ना ब्लूटूथ वाले, वो वाले पॉइंट्स का यूज कर लिया। एंड मल्टीमीडिया टीचिंग एड्स का यूज कर लिया। बस यही है, कुल मिलाकर इस वाले पॉइंट में कुछ नहीं बताया गया। इस वाले पॉइंट में इतना ही बताया गया कि कॉमन टीचिंग एड्स कौन कौन से हैं। जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स।
कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का मतलब दिखने वाली वस्तुएं, फिगर्स हो गई, मॉडल्स हो गए, वर्ड कार्ड्स हो गए, नंबर कार्ड्स हो गए, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स हो गए। ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स में कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, हेडसेट हो गया, वायर फ्री इंडक्शन हो गया जिसको लूप सिस्टम बोलते हैं, कॉमा लगा के लूप सिस्टम कर लेना, वायरलेस स्पीकर जिसको बोल सकते हैं अपन, एंड मल्टीमीडिया टीचिंग एड्स। इन सब चीजों का यूज एक टीचर यूज करता है कॉमन टीचिंग एड्स के अंदर। फिर हमें बताया जाता है द डिजाइन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल्स शुड बी प्यूपिल ओरिएंटेड। भैया जिन सहायक सामग्रियों का आप यूज कर रहे हो तो आपको ये नहीं कि आप अपने इंटरेस्ट के साथ में बच्चों को पढ़ा रहे हो, नहीं, आप बच्चों को सेंटर करते हुए पढ़ाना है। मतलब बच्चे को किस चीज से ज्यादा समझ में आएगा, बच्चे को मोबाइल से ज्यादा समझ में आ रहा है तो आप मोबाइल का यूज करो। मतलब प्यूपिल ओरिएंटेड होना चाहिए, प्यूपिल सेंटर्ड होना चाहिए, प्यूपिल के इर्द गिर्द होने वाला होना चाहिए। मतलब बच्चे को कंप्यूटर से समझ में आ रहा है तो कंप्यूटर पर पढ़ाओ, बच्चे को प्रोजेक्टर पर समझ में आया तो बच्चे को प्रोजेक्टर पर पढ़ाओ, मोबाइल से समझ में आ रहा है तो बच्चे को मोबाइल से बताओ। तो प्यूपिल ओरिएंटेड होना चाहिए क्या, टीचिंग मटीरियल्स, टीचिंग मटीरियल्स, ठीक है। अगला पॉइंट है दे शुड बी सिलेक्टेड एंड कलेक्टेड सिस्टमेटिकली। भैया वही पॉइंट आ गया कि एक बच्चे को पढ़ाना है तो आप पहले सिलेक्ट करो, कोलेटेड करो, कोलेटेड का मतलब रिलेट करो, सिस्टमेटिकली पढ़ाओ, एंड टू सर्व द पर्पज, मतलब जिस पर्पज के लिए आप सर्व कर रहे हो, जिस उद्देश्य के लिए आप अपनी सहायक सामग्री, अपना मैटर प्रेजेंट कर रहे हो, सर्व का मतलब प्रेजेंट कर रहे हो, तो भैया वो मैटर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, कोलेटेड होना चाहिए, सिस्टमेटिकली ऑर्डर में होना चाहिए, सिस्टमेटिकली। कुल मिलाकर सबसे पहले सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद में ग्रेडेशन होता है, ग्रेडेशन के बाद में प्रेजेंटेशन होता है, और प्रेजेंटेशन के बाद में टेस्ट होता है। वो वाली पॉइंट यहां पर आपको रिलेट कर सकते हैं आप एक तरीके से। 9वां पॉइंट देखते हैं क्या हमें बता रहा है। 9वें पॉइंट में है द सेटिंग ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड एनवायरनमेंट। कुल मिलाकर किस तरीके का एनवायरनमेंट एक टीचर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। कुल मिलाकर एनवायरनमेंट कैसा होगा, लर्निंग स्ट्रेटेजीज कैसी होगी, लर्निंग मतलब सीखने की जो कार्य विधिया है वो कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो इस पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो वेल डिजाइंड लर्निंग एनवायरनमेंट, वेल डिजाइनिंग एनवायरनमेंट, कुल मिलाकर अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया वातावरण। कुल मिलाकर अच्छा वातावरण है ना, टीचिंग के लिए अच्छा वातावरण हेल्प करता है, मदद करता है टू मेंटेन पीपल्स अटेंशन। अगर बच्चे का अटेंशन और इंटरेस्ट बनाए रखना चाहते हो लर्निंग के अंदर, किसके अंदर, लर्निंग के अंदर, अगर बच्चे का लर्निंग के अंदर इंटरेस्ट बनाए रखना चाहते हो, बच्चे का लर्निंग के अंदर अटेंशन बनाए रखना चाहते हो, तो आपको किन किन चीजों को मेंटेन करना होगा, लर्निंग एनवायरनमेंट का। भैया कुल मिलाकर इतनी सी बात है, जिस बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हो वहां का वातावरण लर्निंग होना चाहिए, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, जिससे बच्चे का अटेंशन बना रहे। क्योंकि लैक ऑफ अटेंशन होता है रिमीडियल टीचिंग के अंदर। रिमीडियल टीचिंग किनको कराया जाता है, जिनका लैक ऑफ अटेंशन होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आप ऐसा माहौल क्रिएट करो कि इंटरेस्ट है, ऐसा माहौल क्रिएट करो कि वो अटेंशन में रहे, ऐसा माहौल क्रिएट करो कि वो बच्चा मोटिवेट हो जाए, ठीक है। एंड फैसिलिएट, फैसिलिएट्स का मतलब यूज करे द अचीवमेंट ऑफ टीचिंग एम्स। कुल मिलाकर फैसिलिटेट का मतलब सहायता, एक तरीके से सहायता ही मान सकते हो। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि आप प्राप्त करें टीचिंग एम्स की, पढ़ाने के उद्देश्यों की। छोटे छोटे पॉइंट है, अच्छे अच्छे पॉइंट है, याद हो जाएंगे आपको। इन दिस वे, इस प्रकार, इट इज इजियर टू अचीव द एम ऑफ टीचिंग। बहुत अच्छा पॉइंट है। इन दिस वे, इस प्रकार से, इट इज इजियर टू अचीव, अचीव करना आसान है, प्राप्त करना आसान है, द एम ऑफ टीचिंग, टीचिंग का उद्देश्य। टीचिंग का उद्देश्य इस प्रकार से प्राप्त, मतलब टीचिंग का उद्देश्य इस प्रकार से आप प्राप्त करके आसानी से पढ़ा सकते हो। कुल मिलाकर बात छोटी छोटी सिंपल सी बातें हैं। द टीचिंग एनवायरनमेंट शुड बी डिजाइन। टीचिंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, यहां से देखो मेन आंसर तो यहां निकलेगा, यहां से कि टू सपोर्ट रिमीडियल टीचिंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज। मतलब इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करो, इस तरीके का एनवायरनमेंट डिजाइन करो कि सपोर्ट मिले रिमीडियल टीचिंग को और ग्रुप एक्टिविटीज को, कि ग्रुप एक्टिविटीज को सहायता मिले और रिमीडियल टीचिंग को सहायता मिले। इस तरीके का आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। अब किस तरीके से आप ये एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, सीट अरेंजमेंट करो, पीपल्स की, बच्चों की सीट का अरेंजमेंट करो। जिन बच्चों को सही सही दिख रहा है उनको थोड़ा सा पीछे बिठाओ, जिन बच्चों को नहीं दिखता है उनको आगे बिठाओ। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेंथ में उनको आगे की तरफ बिठाओ, जो बॉडी बिल्डर टाइप के बच्चे होते हैं उनको पीछे की तरफ बिठाओ। तो सीट अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। एक कमजोर के साथ में एक होशियार बच्चे को बैठाओ, इस तरीके की बातें सीट अरेंजमेंट के अंदर आती है। तो सीट अरेंजमेंट्स ऑफ पीपल्स शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला।
कठोर नहीं होना चाहिए कि बेटा तेरे को इधर ही बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए टू मीट द स्पेसिफिक टीचिंग पर्पज, स्पेसिफिक टीचिंग पर्पज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार की टीचिंग आप करवा रहे हो, जिस पर्पज की टीचिंग आप करवा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका सीट अरेंजमेंट होना चाहिए। ईच लर्निंग एक्टिविटी मतलब प्रत्येक एक्टिविटी के लिए आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग पर्पज है, स्पेशल टीचिंग जो भी पर्पज है, उसके लिए आपका सीट अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, नाइस प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें बताया जा रहा है कि टीचर्स एंड प्यूपिल्स में फॉर्म ऑफ सर्कल, मतलब प्यूपिल का और टीचर का जो बैठने का तरीका है ना, वो सर्कल होना चाहिए। सर्कल का मतलब गोल गोल चारों तरफ, जैसे टीचर्स एंड प्यूपिल्स में फॉर्म का मतलब रूप ग्रहण करना, रूप बनाना ऑफ सर्कल। सर्कल मतलब सर्कुलेशन वाला होना चाहिए, गोल चक्कर वाला होना चाहिए। व्हेन जब होल्डिंग डिस्कशन, जब डिस्कशन चल रहा हो, जब आप किसी बच्चों के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, आपका मतलब वाद विवाद हो रहा है, या पॉइंट टू पॉइंट किसी मैटर पे आपकी बात हो रही है, तो भैया आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए वो सर्कल होना चाहिए। एंड द टू प्यूपिल्स और ग्रुप, दो बच्चे या फिर ग्रुप मेंबर्स जो है इन्वॉल्व होने चाहिए। इन्वॉल्व का मतलब मिले जुले होने चाहिए, और में सिट बैठने चाहिए टुगेदर ड्यूरिंग पीयर ग्रुप और स्मॉल ग्रुप लर्निंग के अंदर। पीयर का मतलब एक तरीके से क्लासमेट्स मानो आप, पीयर ग्रुप का मतलब है छोटे मोटे बच्चे जिनको अपन बोलते हैं यही 10 से 12 साल के बच्चे, उनकी बात की जा रही है। तो पीयर ग्रुप और स्मॉल ग्रुप लर्निंग के अंदर होना चाहिए। कुल मिलाकर सर्कल में बैठना चाहिए, कुल मिलाकर दो दो का ग्रुप बनाकर बैठना चाहिए, कुल मिलाकर उनको एक ही क्लासमेट्स के साथ में उनको बैठना चाहिए, एक डिजाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ में उनको बैठना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें बताया जा रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि टीचर्स शुड प्रिपेयर ए रिच, प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। कुल मिलाकर बात आ गई एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। एनवायरनमेंट होना चाहिए रिच, प्लीजेंट, कंफर्टेबल आपका एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, या बच्चा कंफर्टली बैठ नहीं पा रहा है, मतलब बाहर शोर शराबा हो रहा है या लड़ाइयाँ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीजेंट हो, बड़ा सुहावना हो, बहुत ही रिच प्लीजेंट हो, बहुत अच्छा हो, धनिक लगे, धनिक मतलब गरीब सा नहीं, धनिक लगे, मतलब साफ सुथरा क्लास हो, प्लीजेंट क्लास हो, कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा बच्चे को प्रदान कराना चाहिए एक टीचर को। एग्जाम्पल के रूप में कैसे, दे में सेटअप ए सेल्फ लर्निंग कॉर्नर, मतलब बच्चों को सेल्फ लर्निंग कॉर्नर सेटअप करना चाहिए। मतलब एक टीचर को बच्चों के लिए सेल्फ लर्निंग कॉर्नर सेटअप करना चाहिए। किस तरीके का सेटअप हो, किस तरीके का वातावरण हो कि सेल्फ लर्निंग करे, बच्चा खुद सीखे, इस तरीके का एनवायरनमेंट एक क्लास के अंदर एक टीचर को उपलब्ध करवाना चाहिए। इस तरीके का मैटर, इस तरीके का एनवायरनमेंट एक टीचर को क्रिएट करना चाहिए। तो दे में सेटअप, एक जो टीचर्स होते हैं वो सेटअप कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग कॉर्नर कर सकते हैं, बुक कॉर्नर जहां पर बुक पढ़ाई जाए, टॉय कॉर्नर मतलब बच्चों के लिए खिलौने भी हो, साइंस कॉर्नर मतलब साइंस की कुछ बातें हो, साइंस के कुछ पॉइंट्स हो, साइंस के कुछ ऑब्जेक्ट्स हो, फैक्ट्स हो, प्राइज कॉर्नर रखा जाए, स्टेशनरी रखी जाए, लर्निंग रिसोर्सेज कॉर्नर रखे जाए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किस तरीके का कंफर्टेबल, किस तरीके का प्लीजेंट, किस तरीके का रिच एनवायरनमेंट बच्चे को दे सकते हो जहां पर सेल्फ लर्निंग कॉर्नर हो। ये पॉइंट्स है सारे याद करने के हैं आपको, किस तरीके के एटमॉस्फेयर हो, सेल्फ लर्निंग कॉर्नर वाला एटमॉस्फेयर हो, बुक कॉर्नर का एटमॉस्फेयर हो, टॉय कॉर्नर का एटमॉस्फेयर हो, साइंस कॉर्नर का एटमॉस्फेयर हो, प्राइज कॉर्नर का एटमॉस्फेयर हो, स्टेशनरी का, लर्निंग रिसोर्सेज का कॉर्नर हो, मतलब एटमॉस्फेयर हो। इस तरीके का एटमॉस्फेयर एक टीचर को उपलब्ध करवाना चाहिए। रीमीडियल टीचिंग की क्या स्ट्रेटजीज होती है, रीमीडियल टीचिंग की क्या व्यू रचना होती है। व्यू रचना का मतलब किस तरीके से आप रीमीडियल टीचिंग करवा सकते हो, क्या रीमीडियल टीचिंग में आपको देखने को मिलता है, ये सब बातें ये पढ़ ली है अपन, बस रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं है। तो देखो रीमीडियल टीचिंग की स्ट्रेटजी क्या है, व्यू रचना क्या है, रीमीडियल टीचिंग किस तरीके से करवाई जाए। तो रीमीडियल टीचिंग में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम चलते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब क्या, व्यक्तिगत। एजुकेशनल शैक्षणिक प्रोग्राम का मतलब आपको पता है क्या होता है, प्रोग्राम होता है। तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम का शॉर्ट रूप है आईईपी। तो बस यही हमें पढ़ना है। तो देखो, द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम का जो एम होता है, आईईपी का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, कुल मिलाकर रीमीडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है यार, ये लिखा हुआ है कि टू रेनफोर्स, टू मोटिवेट
टू रेनफोर्स, टू मोटिवेट द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। भैया लर्निंग का फाउंडेशन करो, लर्निंग को इस तरीके से बनाओ कि मतलब फाउंडेशन आप कर पाओ। लर्निंग का जो मेन बिंदु है, जो धरातल है, जो अपना बेस है, जो आधार है, उसको मजबूत करो। बस यही इसका मेन उद्देश्य है। आईईपी का मेन उद्देश्य क्या है? टू रेनफोर्स द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, टू मेंटेन द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, टू डेवलप द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, टू क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। फाउंडेशन ऑफ लर्निंग क्रिएट होनी चाहिए, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग रेनफोर्समेंट में आनी चाहिए, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग मेक होनी चाहिए, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। कुल मिलाकर बेस आधारित लर्निंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फैक्टेबल चीजें पढ़ा दी गई, नहीं, फाउंडेशन उनकी नींव मजबूत करते हुए आप लर्निंग करवाएंगे। ये एक रीमीडियल टीचिंग की स्ट्रेटजी होती है। इसमें क्या होता है आईईपी में, और क्या होता है? आईईपी हेल्प्स, आईईपी मदद करती है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम जो होते हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक जो कार्यक्रम होते हैं वो हेल्प करते हैं। व्यक्तिगत टीचिंग क्या करती है? व्यक्तिगत टीचिंग हेल्प करती है प्यूपिल की। प्यूपिल का मतलब बच्चों की मदद करती है। इंडिविजुअलाइज्ड समझ गए ना, मतलब एक एक बच्चे को, आप तो ये समझो कि एक एक बच्चे को पढ़ाना मदद करता है, मतलब एक एक बच्चे को पढ़ाना मदद करता है। बच्चे की किसमें मदद करता है? ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टी, जिससे बच्चा ओवरकम कर लेता है, जिससे बच्चा काबू कर लेता है, जिससे बच्चा ऊपर उठ जाता है देयर लर्निंग डिफिकल्टी से। अपनी जो लर्निंग डिफिकल्टी जो उसके सामने आ रही है, जो शैक्षणिक समस्याएं उसके सामने आ रही है, उन समस्याओं को पार करता हुआ बच्चा ऊपर उठ जाता है एंड डेवलप देयर पोटेंशियल, और अपनी क्षमता का विकास कर लेता है। पोटेंशियल्स का मतलब क्या? कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर लेता है। कौन सी कैपेसिटी? लर्निंग करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है। किससे डेवलप होगी? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम से। कुल मिलाकर रिमीडियल टीचिंग हेल्प करती है एक बच्चे की कि वो लर्निंग डिफिकल्टीज में क्या कर सके? काबू पा सके, और अपनी कैपेसिटी को क्या कर सके? स्ट्रॉन्ग कर सके, डेवलप कर सके। फिर हमें बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड्स होते हैं, मिले हुए रहते हैं। क्या क्या मिले हुए रहते हैं? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब शॉर्ट टर्म टीचिंग एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, लॉन्ग टर्म टीचिंग एक्टिविटीज भी करवाई जाती है। लर्निंग स्टेप्स भी होते हैं, एक्टिविटीज भी होती है, रिव्यूज भी होते हैं। तो कुल मिलाकर यही बोला गया है कि भैया रिमीडियल टीचिंग के अंदर क्या क्या मिला हुआ रहता है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम आईईपी में क्या क्या मिला हुआ रहता है? शॉर्ट टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग स्टेप्स, एक्टिविटीज, रिव्यूज, रेनफोर्समेंट, मोटिवेशन, XYZ। ऐसी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर हमें बताया जा रहा है टीचिंग कैन बी डन, टीचिंग कैन बी डन, टीचिंग की जा सकती है इन स्मॉल ग्रुप्स और फॉर इंडिविजुअल। बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। टीचिंग किस तरीके से की जा सकती है? एक एक बच्चे को पढ़ा दो या छोटे छोटे ग्रुप को पढ़ा दो, एक एक बच्चे को पढ़ा दो या फिर छोटे छोटे ग्रुप को पढ़ा दो, एक एक बच्चे को पढ़ा दो या फिर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा दो। रीमीडियल टीचिंग की स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं अपन। रीमीडियल टीचिंग के अंदर क्या क्या व्यू रचनाएं होती है, रीमीडियल टीचिंग किस किस तरीके से की जाती है। तो रीमीडियल टीचिंग की जाती है इंडिविजुअलाइज्ड या फिर स्मॉल ग्रुप्स में। इंडिविजुअलाइज कर सकते हो, व्यक्तिगत कर सकते हो, और आप छोटे छोटे ग्रुप बनाकर भी कर सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरी स्ट्रेटेजी है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। आप अपने सहपाठियों को, पीयर का मतलब जो आपकी युवावस्था के बच्चे हैं, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम मतलब बच्चों को बच्चों से कहा जाए कि वो एक दूसरे की मदद करे। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम हो, किस तरीके से हो देखते हैं, समझते हैं। समझ लिखा हुआ है कि रीमीडियल टीचर्स को ट्रेन अप करना चाहिए, रीमीडियल टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए प्यूपिल्स को, बच्चों को, कि रीमीडियल टीचर्स कुल मिलाकर जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हो, जिन बच्चों को मतलब जैसे जिन बच्चों की कोई प्रॉब्लम थी, अब उनको आप रीमीडियल टीचिंग कराओगे, आप उनको दोबारा पढ़ाने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, उनकी समस्याओं को जानकर उन समस्याओं को आप दूर करने की कोशिश करोगे, उपचार करने की कोशिश करोगे। तो आप करोगे क्या भाई? What you do, आप क्या करोगे? आप करोगे कि रीमीडियल टीचर ट्रेन अप करेगा, ट्रेनिंग देगा प्यूपिल्स को, बच्चों को ट्रेनिंग देगा जो परफॉर्म करेंगे फिर बेटर इन सर्टेन सब्जेक्ट, एक सर्टेन सब्जेक्ट के ऊपर, एक विशेष विषय के ऊपर, एक विशेष विषय के ऊपर वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आप क्या करो, आप एक टीचर है, बच्चे को ट्रेनिंग दो कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करे, बच्चे को ट्रेनिंग दो, इस तरीके से उसको माहौल बनाओ, इस तरीके से उसको आप अंदर से झकझोर दो, उसको मोटिवेट कर दो कि बच्चा खुद सर्टेन सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस करे। इससे क्या होगा? टू बिकम लिटिल टीचर, वो छोटा टीचर बन जाएगा।
इससे क्या होगा, छोटा टीचर बन जाएगा। मतलब आप बच्चे को एनकरेज करो, नहीं बेटा तू इसको पढ़ा, तू इसको समझा, तू उसको समझा, ये ग्रुप इस ग्रुप को समझाएगा, ये ग्रुप उस ग्रुप को समझाएगा। कोई इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन इस पर्सन को वो पढ़ाएगा, इस पर्सन को वो पढ़ाएगा। इससे वो लिटिल टीचर्स बन जाएंगे। एंड हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग स्कूलमेट्स, और हु विल बी रेस्पॉन्सिबल यहां पर टीचर्स के लिए आएगा कि टीचर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर हेल्पिंग स्कूलमेट्स के लिए विद लर्निंग डिफिकल्टी, जिससे वो लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर कर पाएंगे इन ग्रुप टीचिंग के अंदर एंड सेल्फ स्टडी सेशंस के अंदर एज वेल एट आउटसाइड क्लास के अंदर। कुल मिलाकर सारी बातें यही है कि एक टीचर को इस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को कि वो बेटर परफॉर्मेंस कर पाए, सर्टेन सब्जेक्ट के ऊपर काम कर पाए, वो छोटे से लिटिल टीचर्स का रूप धारण कर सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं बच्चे, उनको ग्रुप में बनाकर पढ़ाओ, दूसरा बच्चा दूसरे को पढ़ाएगा, इससे स्कूल मेट्स को सहायता मिलेगी, लर्निंग डिफिकल्टीज दूर होगी और ग्रुप में टीचिंग करवाई जाएगी, सेल्फ स्टडी होगी, सेल्फ स्टडी सेशन चलेंगे और साथ ही साथ आउटसाइड क्लास भी चलेगी। बाहर भी क्लास चल रही है, अंदर भी क्लास चल रही है, इंडिविजुअलाइज भी क्लास चल रही है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा भी रहा है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को पढ़ा भी रहा है, और वो सारे के सारे बच्चे एक तरीके से ऐसे लिटिल टीचर बन जाते हैं। तो पीयर सपोर्ट प्रोग्राम चलाना चाहिए। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम का मतलब स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम। तो भैया रीमीडियल टीचिंग का दूसरी जो व्यू रचना है, दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इंडिविजुअलाइज पढ़ाना चाहिए, ग्रुप टू ग्रुप पढ़ाना चाहिए और पर्टिकुलर बच्चे को पर्टिकुलर बच्चे से पढ़वाना चाहिए। इस तरीके की बातें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखनी है। इससे और क्या होगा, पीयर ग्रुप से, पीयर जो ग्रुप होगा वो सपोर्ट करता है प्रोग्राम के अंदर, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम हेल्प करता है। ये जो प्रोग्राम है मतलब सपोर्टिंग वाला प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है हेल्प करता है, मदद करता है पीपल की और रेनफोर्स करता है, उनको मोटिवेट करता है देयर नॉलेज, उनका नॉलेज रेनफोर्स हो जाता है, उनका नॉलेज बढ़ जाता है एंड डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्टाइल। उनकी कम्युनिकेशन जो होती है, उनकी जो मतलब कम्युनिकेशन जो होता है, उनकी जो बातचीत होती है वो डेवलप होती है एंड कोऑपरेशन स्किल्स, और उनकी जो स्किल्स होती है LSRW पढ़ना लिखना पढ़म धड़म जो भी है, कोऑपरेशन स्किल्स जो उनकी सहायता करने वाली जो स्किल्स है, साथ ही साथ उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आंतरिक रिलेशनशिप, बाहरी रिलेशनशिप भी क्या होता है, डेवलप होता है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम के लाभ बताओ, उसके क्या बोलते हैं उसको, गुड्स बताओ, उसके गुड्स क्या है, उसके राइट्स बताओ क्या है। तो पीयर सपोर्ट ग्रुप के अंदर हेल्प मिलती है बच्चे को कि वो रेनफोर्स कर पाता है अपने नॉलेज को, वो अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप कर पाता है, वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं, साथ ही साथ वो एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना पाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना पाता है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर अपनी नॉलेज को रेनफोर्स कर सकता है, अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकता है, अपनी कोऑपरेशन स्किल्स को मैक कर सकता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बच्चा इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है रीमीडियल टीचिंग करवाने से। टू इनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए रीमीडियल टीचर्स को मस्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग देनी चाहिए टू द प्यूपिल्स को। बस यही पॉइंट आ गया। कुल मिलाकर आपको रीमीडियल टीचर को क्या करना चाहिए भैया, रीमीडियल टीचर को अगर प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, प्रोग्राम की क्या बोलते हैं उसको, प्रभावशीलता बढ़ानी है, रीमीडियल टीचिंग की प्रभावशीलता बढ़ानी है, रीमीडियल टीचिंग को इफेक्टिव करना है, तो भैया रीमीडियल टीचर को बच्चों को ट्रेनिंग देनी होगी, बच्चों के ऊपर ध्यान देना होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, प्यूपिल्स ट्रेनिंग टू द पीपल्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। कंसर्न बिफोर हैंड एंड मेक रेगुलर रिव्यूज ऑन इट्स इफेक्टिवनेस, मतलब रिव्यूज करने चाहिए, टीचर्स को बार बार इन सब चीज़ों पर रिव्यू करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारा वर्ड लिखा हुआ है बिफोर बिफोर हैंड HAND, बिफोर हैंड है ना, ध्यान रखना है। पहले की मतलब पहले की जो इसको बोल सकते हैं अपन पूर्व या प्रथम जिसको अपन बोल सकते हैं। तो टू इनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए रीमीडियल टीचर्स को मस्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग देनी चाहिए टू द प्यूपिल्स को, बच्चों को, कंसर्न बिफोर हैंड, जो पहले से ही उससे जुड़े हुए हैं, उन्हीं बच्चों को, रीमीडियल टीचिंग जिन बच्चों को करवाई जा रही है उन्हीं बच्चों को आप ट्रेनिंग दो एंड मेक देयर रेगुलर रिव्यूज, और उन बच्चों का रिव्यू भी करते रहो। ऐसे नहीं कि आप
आपने ट्रेनिंग दी, बच्चा बच्चे को पढ़ा रहा है और आप जाकर कहीं दूर बैठ गए, नहीं, आप उन बच्चों पर ध्यान रखो, उन बच्चों का रिव्यू करते रहो, समीक्षा करते रहो, उन पे फोकस करते रहो, उन पर ध्यान लगाते रहो ऑन इट्स इफेक्टिवनेस, कि जो चीज सर करवा रहे थे बच्चों को, बच्चों के साथ में, वो इफेक्टिव भी हो रही है कि नहीं हो रही। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपको एक तरीके से करना होता है। फिर आगे बताया जा रहा है, इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। जनरली हमें बताया जा रहा है, जनरली सामान्य रूप से स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग सामान्य रूप से बोलते हुए, दिस प्रोग्राम इज मोर सूटेबल फॉर पीपल्स ऑफ हायर ग्रेड्स, हायर ग्रेड्स। ये बच्चे को पढ़ाने का होता है, ग्रुप टू ग्रुप पढ़ाने का होता है, इंडिविजुअलाइज पढ़ाना होता है, रीमीडियल टीचिंग करवानी होती है इस तरीके की ग्रुप के अंदर, पीयर ग्रुपिंग के अंदर, तो भैया वो हायर क्लासेज में करवाई जाती है, वो लगभग किस में करवाई जाती है, हायर क्लासेज के अंदर। तो शायद आपको ये 10वां पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा 10वां पॉइंट किस तरीके का क्या था। 10वें पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है, रीमीडियल टीचिंग की क्या स्ट्रेटेजीज होती है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम चलाओ, इंडिविजुअलाइज आपने पढ़ा दिया, इंडिविजुअलाइज का मतलब प्रत्येक एक को पढ़ाया जाए। फिर पीयर सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम करवाया जाए, पीयर सपोर्ट का मतलब स्टूडेंट को सपोर्ट करेगा, इस तरीके का प्रोग्राम हमने पढ़ लिया। हमने लगभग 10 पॉइंट पढ़ लिए, हम 11वां पॉइंट भी पढ़ ही लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक स्किल्स, जेनेरिक स्किल्स का मतलब क्या, कॉमन स्किल्स। भैया आप बच्चों की स्किल्स कैसे बढ़ाए, किस तरीके से डेवलप करें, और कौन कौन सी स्किल्स की हम बात कर रहे हैं। रिवॉर्ड स्कीम, यहां पर रिवॉर्ड स्कीम की बात करेंगे, रिवॉर्ड हुआ, ठीक है, एनकरेजमेंट हुआ, ये सब स्किल्स है, किस तरीके से बनाए। देखो, द रिवॉर्ड स्कीम हैज पॉजिटिव इफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त पॉइंट है भैया। अगर आप रिमीडियल टीचिंग करवा रहे बच्चों को, तो उन बच्चों को लालच दो रिवॉर्ड का, इनाम का। बेटा अगर तूने ये परफॉर्मेंस कर दी तो डेयरी मिल्क दूंगा, तूने ये परफॉर्मेंस कर दी तो ये वाला इनाम दूंगा। तो रिवॉर्ड स्कीम पॉजिटिव इफेक्ट डालती है इनहांसिंग करने में, बढ़ाने में पीपल्स का मोटिवेशन। भैया अगर आपको पीपल्स का मोटिवेशन बढ़ाना है, पीपल्स का, बच्चों का मोटिवेट करना है, बच्चों को जोश दिलाना है, बच्चों को जोश दिलाना है, तो भैया आपका जो रिवॉर्ड स्कीम है ना, वो पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाला पॉइंट क्या है, रिवॉर्ड। पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाला पॉइंट कौन सा हो गया, रिवॉर्ड। समझ में आ रही है बात, छोटी छोटी है, इजी बातें। जनरली लो, ऐसे स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, हंसते हुए पढ़ो, ध्यान लगाओ, कॉमन चीजों पे फोकस करो। इट एम्स, इसका उद्देश्य क्या होता है, इट एम्स, इसका उद्देश्य है एट गाइडिंग पीपल्स, इससे बच्चों को गाइड करना। क्या उद्देश्य है, बच्चों को गाइड करना। किसका उद्देश्य, किसके उद्देश्य की बात हो रही है, उद्देश्य किसकी, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्किल्स। कॉमन स्किल्स का उद्देश्य क्या है, रिवॉर्ड स्कीम का क्या उद्देश्य है, कि इसका उद्देश्य है कि बच्चे गाइड होते हैं एंड सेट देयर ओवन ऑब्जेक्टिव, और खुद का ऑब्जेक्टिव खुद सेट कर लेते हैं। खुद का ऑब्जेक्टिव कैसे, खुद का उद्देश्य खुद सेट कर लेते हैं बच्चे, खुद का ऑब्जेक्टिव खुद बच्चे क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, प्लान्स बना लेते हैं, एंड पॉजिटिवली रेनफोर्सिंग देयर गुड परफॉर्मेंस, और अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी गुड परफॉर्मेंस के लिए वो पॉजिटिवली रेनफोर्सिंग करते रहते हैं, पॉजिटिवली रेगुलर तैयारी करते रहते हैं, पॉजिटिवली रेगुलरली अपना काम वो करते रहते हैं। इस तरीके की बातें हम यहां पर सीख पा रहे हैं। दोबारा देख लो, इट एम्स, इसका उद्देश्य है कि गाइडिंग पीपल्स को गाइड किया जाए, स्टूडेंट्स को गाइडिंग करना होता है। वो अपना जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेटअप कर लेते हैं, अपने प्लान्स को खुद बच्चे बनाने लग जाते हैं, पॉजिटिवली रेनफोर्सिंग करने लगते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए कि साला मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। अपने आप आग जल जाती है बच्चों के मतलब मन में, और वो आग में कुछ ना कुछ आगे करते रहते हैं। इस तरीके की बातें रेनफोर्स में करनी चाहिए, वो रीमीडियल टीचिंग में होनी चाहिए। फिर हमें बताया जा रहा है, नो मैटर व्हाट रिवॉर्ड इज प्रोवाइडेड। ये कोई जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड कितना बड़ा है कितना छोटा है, रिवॉर्ड कितना बड़ा कितना छोटा, कितनी कीमत का, कितना हल्का कितना सस्ता कितना महंगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नो मैटर व्हाट रिवॉर्ड इज प्रोवाइडेड, ये मैटर नहीं करता है कि आप रिवॉर्ड क्या दे रहे हो, ये मैटर कतई नहीं करता है कि आप इनाम क्या दे रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि टू हेल्प पीपल्स, आप बच्चों की मदद कर रहे हो कल्टीवेट करने में, डेवलप करने में, क्रिएट करने में, एन इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट आप बना रहे हो लर्निंग के अंदर, एंड गेन ए सेंस, और बच्चे सेंस प्राप्त कर रहे हैं, सेटिस्फिकेशन का, संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं, एंड अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। अपने सीखने की प्रक्रिया के अंदर बच्चे अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं, सेटिस्फिकेशन प्राप्त कर रहे हैं, और इंटरेस्ट उनका बन रहा है। बस यही इंपॉर्टेंस है, रिवॉर्ड कोई महत्व नहीं रखता। रिवॉर्ड ये मैटर नहीं करता कि रिवॉर्ड कितना महंगा है कितना सस्ता है, इसकी बात यहां पर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
बात समझ में आ रही होगी शायद आराम से। हाँ, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हेन, यहां बताया जा रहा है कि व्हेन डिजाइनिंग द रिवॉर्ड ऑफर, जब आप रिवॉर्ड डिजाइन करने जाते हो, डिजाइन करते हो कि यार मैं कौन सा इनाम दूंगा, मैं कौन सा रिवॉर्ड दूंगा, उस समय क्या करना है, रिमीडियल टीचर को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो रिमीडियल टीचर को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो बातें हम देख लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके दिख रहा है कि इन बातों का ध्यान रखना है कि आप बच्चे को इनाम दे रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट। बच्चों को बताओ आप उन बच्चों का टारगेट क्या है, बच्चों को टारगेट इंडिकेट करवाओ। बेटा 10 नंबर लाओगे तो ये इनाम मिलेगी, बच्चा ये मतलब 5 मिनट में ये दौड़ पूरी कर लोगे तो ये वाली इनाम मिलेगी। बच्चा अगर ये छाछ राबड़ी का गिलास तुम 5 मिनट में पी जाओगे इन 10 गिलास को तो आपको ये इनाम मिलेगी। ऐसा कुछ समझ रहे होंगे मेरी बात में क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने तो सारे तरीके के एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, हिंदी, मारवाड़ी, XYZ, अदर वदर जो भी मुझे पता है। तो सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। फिर हमें बताया जा रहा है सेट अचीवेबल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेट करो अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य उद्देश्य सेट करो, प्राप्त करने योग्य उद्देश्य सेट करो। गिव डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड का मतलब है अलग अलग प्रकार के, मिससेलेनियस जिनको बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की रिवॉर्ड्स दो बच्चों को, अलग अलग प्रकार की रिवॉर्ड्स दो बच्चों को, प्राइजेस दो बच्चों को, जिससे वो अकोमोडेट कर पाए, जिससे वो रिलेशन बना पाए, प्यूपिल्स इंटरेस्ट, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट बन पाए। अलग अलग प्रकार के उनको रिवॉर्ड दो ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बन पाए। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे, सारी पॉजिटिव बातें आएंगी इसमें। गिव रिवॉर्ड इंस्टेंटली, बच्चे को तुरंत रिवॉर्ड दो। बच्चे ने परफॉर्मेंस की, एक मिनट, बच्चे ने परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस करते ही तुरंत उसको क्या दो, इनाम दो, इंस्टेंटली दो, तुरंत दो, एट वंस दो। रिव्यू एंड रिवाइज, रिव्यू करो, देखो बार बार देखो बच्चा कहां गलती कर रहा है, रिवाइज करवाओ, बार बार उसको रिवाइज कराओ, रिपीट कराओ द रिवॉर्ड स्कीम रेगुलरली। मतलब ये जो रिवॉर्ड स्कीम है ना, इसको रिव्यू करो, इसी को आप क्या करो, बार बार रिपीट करो, मतलब इनाम पे इनाम दिए जाओ, बच्चे को सिखाया जाओ और इनाम दिए जाओ। इस तरीके की बातें आपको फोकस करनी है। इनवाइट करो पेरेंट्स को कि बच्चों की हेल्प करें, इंप्रूव देयर वर्क, उनके काम में। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ साथ एक टीचर को, पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों का बराबर साथ दें और बच्चों की हेल्प करें। अकेला टीचर भाड़ नहीं फोड़ सकता भैया, आपके पेरेंट्स मतलब माता पिता को भी मदद करनी पड़ेगी बच्चे को कुछ अगर आप सिखाना चाहते हो। हैंडलिंग प्यूपिल्स बिहेवियर प्रॉब्लम, अब यहां पर बात हो रही है प्यूपिल का बिहेवियर कैसे हैंडल करें, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का मिजाज, बच्चे का नेचर, बच्चे की प्रकृति, बच्चे की प्रकृति की जो प्रॉब्लम है, जो उसका बिहेवियर प्रॉब्लम है, जो उसका मतलब जिस तरीके से वो व्यवहार करता है, गलत संगत में चला गया है, गलत बातें बोलने लग गया है, गलत सीखने लग गया है, उसको किस तरीके से हैंडल करें, उसको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, तो वो वाली पॉइंट हो रही है। तो रीमीडियल टीचर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए द फॉलोइंग डीलिंग विद द बिहेवियर प्रॉब्लम, मतलब इन चीजों का आप एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए। किन किन चीजों का एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए, किस प्रोसेस के लिए, हैंडलिंग द बिहेवियर प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम को एक टीचर कैसे सॉल्व करे, बच्चे की प्रॉब्लम को एक टीचर कैसे सॉल्व करे, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स टीचर को यूज करना चाहिए। तो ऑलवेज बताया जा रहा है, ऑलवेज ऑब्जर्व करना चाहिए टीचर को द परफॉर्मेंस ऑफ प्यूपिल, बच्चे की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, बच्चे की प्रगति कितनी हो रही है, इस चीज को एक टीचर को ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए क्लास के अंदर एंड देयर बिहेवियर इन ग्रुप्स, कि एक बच्चा ग्रुप के अंदर किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, क्लास में किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। ये एक टीचर की मतलब ड्यूटी हो जाती है कि वो प्रत्येक बच्चे पर ध्यान लगाए, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर और उसके बिहेवियर के ऊपर। तो एक तो ये ध्यान रखो, टीचर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास में कैसा बिहेव है और ग्रुप में कैसा बिहेव है। एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद पीपल, भैया ऐसे नहीं कि आप हर समय बच्चों को डांटते रहो, उनसे आप थोड़ा सा फ्रेंडली भी हो। एस्टैब्लिश करो, डेवलप करो, क्रिएट करो, मेक करो, ठीक है, इस तरीके का आप रिलेशनशिप बनाओ बच्चों के साथ में जो क्लोज हो। थोड़ा सा बच्चा आपको आकर बताए सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अगर आप उससे प्रेम से बात करेंगे, उससे आप दोस्ताना रूप से बात करेंगे, तो बच्चा आपको जरूर अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। फिर है डेवलप करो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब है आपसी विश्वास पैदा करो, आपसी विश्वास डेवलप करो एंड लिसन केयरफुली टू व्हाट दे से, और बच्चा क्या कह रहा है उस बच्चे की बात को ढंग से सुनो। हेल्प प्यूपिल्स, बच्चों की मदद करो,
अंडरस्टैंड करने में द इफेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर का क्या इफेक्ट आ रहा है, उनके व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, और साथ ही साथ देयर ओवन सेल्वेज, और अपना व्यवहार, अरे आप बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं और बच्चे का आपके साथ में कैसा व्यवहार है, ये बातें एक टीचर को जानना अत्यंत जरूरी है। फिर हमें बताया जा रहा है कीप इन क्लोज कांटेक्ट, आप साथ ही साथ बच्चे के साथ साथ क्लोज कांटेक्ट रख रहे हो, सही है, लेकिन उसके माता पिता के साथ में भी आप क्लोज कांटेक्ट रखो, ताकि आपको बच्चे के बिहेवियर की जो बच्चे की जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके कोज का पता लग सके, इसके कारण का पता लग सके। माता पिता सेपरेट है, माता पिता तलाक हो चुका है, बच्चा किस तरीके का बिहेव कर रहा है, माता पिता में रोज लड़ाइयाँ होती है, गालियाँ निकालते हैं, आपस में मारते पीटते हैं, तो बच्चे का क्या व्यवहार है, बच्चे का माहौल कैसा है, दादा दादी कैसे हैं, बच्चे के आस पड़ोस कैसे हैं, लोग किस तरीके से बातें करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, तो ये सब चीजें एक टीचर को पता रखनी चाहिए एक बच्चे की समस्या का समाधान करने के लिए। फिर हमें बताया जा रहा है हेल्प पीपल्स बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बिल्ड अप करो, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद मिलती है, हेल्प करता है टीचर पीपल्स की बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास बढ़ाने में। तो इस तरीके से आप बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। फिर हमें बताया जा रहा है गिव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, बच्चे को उत्साहित करो, बच्चे को मतलब उसका प्रोत्साहन, बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ाओ। किसमें प्रोत्साहन बढ़ाना है? गिव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देकर उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दो, पॉजिटिव उनको सकारात्मक सपोर्ट दो पीपल्स के गुड बिहेवियर को। वाह बच्चा तूने बहुत अच्छा करा, हाँ बेटा ऐसा ही करना है, बिल्कुल सही है, इस तरीके से आपको करना, हाँ इसी तरीके से आपको सीखना है। एंड डू नॉट पे अनड्यू अटेंशन, मतलब डू नॉट पे, मत देवो अनड्यू बेकार का अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर, मतलब बच्चे के साथ में मिसबिहेवियर मत करो। कुल मिलाकर डू नॉट डू मिसबिहेवियर ऑफ द प्यूपिल, बच्चों के साथ में कभी भी क्या मत करो, मिसबिहेवियर मत करो। टीचर्स शुड लिस्ट आउट, टीचर को लिस्ट आउट करना चाहिए, टीचर को बनाना चाहिए, लिस्ट आउट करनी चाहिए द प्रॉब्लम्स का पता लगाकर उसको टीचर को लिखना चाहिए। एंड सेट द प्रायोरिटीज विद एन एम, और एक उद्देश्य के साथ में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उनको इंप्रूव करना चाहिए, 1 और 2 ऑफ देम एट ए टाइम, मतलब एक समय के अंदर 1 या 2 चीज को इंप्रूव करना चाहिए। उसने कौन सी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना चाहिए, किस तरीके की बातें उसको इंप्रूव करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात हमारे ये समझ में आई कि एक टीचर का रोल बहुत गजब होता है रीमीडियल टीचिंग के अंदर। कुल मिलाकर हमें बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सब चीजों का आपको ध्यान में हमेशा रखना होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलो इस वीडियो को अभी अपन यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको पता है मैंने आपको तीसरा पार्ट पढ़ा दिया रीमीडियल टीचिंग का, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ रीमीडियल टीचिंग के कई पार्ट होंगे। अभी रीमीडियल टीचिंग आपको पूरी समझ में नहीं आई है, लेकिन आपके दिमाग में एक फोकस बन गया कि हाँ यार ऐसा ऐसा रीमीडियल टीचिंग होती है। हमें अभी 20 से 25 पॉइंट पढ़ने हैं, उसके बाद में मेरे पास में एक PDF है, उस PDF को मैं फिर से समझाऊंगा। रीमीडियल टीचिंग की ही PDF है वो भी, ये तो सेल्फ मेड है, ये सब नोट्स तो मैंने बना लिए इधर उधर से ले लुआ कर कैसे भी, और इसके बाद ग्रेड कर लिया, इसको पहले तो सिलेक्ट कर लिया फिर ग्रेड कर लिया, और मैं प्रेजेंट कर ही रहा हूं। और जिस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, आपके कमेंट आ रहे हैं, तो मुझे ये फील होता है कि ठीक है आप बच्चों को सबको मतलब आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक बात है। अब अपने पास में एक PDF बचती है PPT, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद में। अभी तो 25 पॉइंट पढ़ने, अपन ने अभी तो 11 पॉइंट ही पढ़े, खूब सारे पॉइंट है अभी तो। ये पढ़ने के बाद में अपना रीमीडियल टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो फेमस बुक्स में इसमें दिए हुए हैं, फिर बाकी और कुछ अलग करेंगे। इसके बाद में अपना एक इवैल्यूएशन का चैप्टर बचता है, वो पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इंग्लिश बैकबोन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हर एक कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप अपने हर एक दोस्त को भेजो जो रीट की तैयारी कर रहा है, जो टीचिंग की तैयारी कर रहा है, उसको भेजो और उनको बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, मैं इसी तरीके की वीडियोज़ लाता रहूँगा। ये कब लाता रहूँगा? जब आप इस तरीके का काम करते रहेंगे। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से तालियां बजती है। तो प्लीज़ मेरे हाथ से हाथ मिलाइए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मैं भी आगे बढ़ूं आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।